ये वन बाय वन इमरान खान साहब के जो मुतालबात हैं कम क्यों होते जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कहूँगी मुतालबात कम नहीं होते जा रहे हैं। हम एक पॉइंट के ऊपर लॉन्ग मार्च लेकर निकले थे, वो ये था फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, अर्ली इलेक्शन होने चाहिए। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं आप ये देखें, 27% के ऊपर महंगाई है। आज जो क्रेडिट स्वैप डिफॉल्ट की रेटिंग आई है, जो जब तहरीके इंसाफ के अगेंस्ट अदम एतमाद पेश हुई थी, जो 5% की थी, आज वो 64% की है। और हमारे यूरो बॉन्ड की जो यील्ड है, यानी अगर श्रीलंका जिस पे डिफॉल्ट हुआ था 50% जब उनकी यील्ड हुई थी तो उसमें श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ था, आज 70% पाकिस्तान के यूरो बॉन्ड की यील्ड हो चुकी है। तो खान साहब के कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जिन लोगों को ये लग रहा है कि हम इलेक्शन अर्ली इलेक्शन इसलिए चाहते थे कि पीटीआई को या इमरान खान साहब को इक़्तिदार की कोई जल्दी थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। हमारा जो मुतालबा था वो इसलिए था कि ये जो हुकूमत है, ये जो मुसल्लत करदा हुकूमत है, इसका एक एक दिन अवाम के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर भारी है। और जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं, रेमिटेंसेस कम हो रहे हैं, टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है, तो वो सारी चीजें और ग्रोथ जो 6% की थी 2% की अभी कही जा रही है। मूडीज ने आपकी रेटिंग को जो है डाउनग्रेड कर दिया है, फिच ने आपकी रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, आपके 5 बैंक्स की रेटिंग नेगेटिव में चली गई। ये सारी चीजें थी जो खान साहब का कहना ये था कि हम इसके लिए फेयरफुल थे कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब हो गई तो पाकिस्तान इस हद तक पहुंच जाएगा, और अब पाकिस्तान पहुंच चुका है। तो हम सिर्फ इतना कह रहे थे कि जो पीटीआई को बार बार ये कहते थे जी आप आइए, ये इस वक्त इस मुल्क की जरूरत बन चुकी है, क्योंकि आपने ये देखा है कि आईएमएफ आपको आंखें निकाल रहा है, आपको सऊदिया हो गया, कतर हो गया, वो ममालिक जो आपने इन्वेस्टमेंट करते थे वो इस वक्त पाकिस्तान की मदद करने को तैयार नहीं है। लेकिन आलिया साहिबा, ये हालात ओवर द नाइट तो नहीं हुए ना। इसमें कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो भी कसूरवार तो होगी। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसमें इतनी ही कसूरवार है कि हमने 2 साल 6% की ग्रोथ दी। हमारे जो एक्सपोर्ट थी जो महीने में 2.8 अरब डॉलर की थी, इस वक्त वो 2.2 अरब डॉलर पे पहुंच चुकी है। हमारे रेमिटेंसेस जो 2.2 अरब डॉलर के थे वो कम हो चुके हैं। हम इतने ही जिम्मेदार है कि इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करके गए थे। महंगाई 12% की थी जो अब 27% की हो चुकी है। बिजली का जो पर यूनिट था जो 17 रुपए पर यूनिट था, इस वक्त वो टैक्सेस के साथ 55 रुपीज का हो चुका है। गैस जो 235% इन्होंने इंक्रीज करनी है और 16 घंटे की लोड शेडिंग करनी है। यही तो एक बात थी कि जब इस मुल्क को 3.5 साल के बाद हम सही ट्रैक पर लेकर आ रहे थे, तो इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ने इस मुल्क की मईशत के ऊपर शब खून मारा है। यही बात हुकूमत ही कहती है कि इमरान खान साहब के दौर में ऐसी चीजें हुई हैं, आईएमएफ के साथ ऐसी डील्स की गई हैं कि उसका खमियाजा हमें अभी भुगतना पड़ रहा है। देखिए, आईएमएफ से डील हमने की थी 2019 में, ठीक है, और 2019 के बाद आईएमएफ की जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं, और फरवरी की जो आईएमएफ की रिपोर्ट थी वो बार बार ये बता रही थी कि पाकिस्तान सही डायरेक्शन के ऊपर जा रहा है। तो उसके बाद ये जो सारा मिस एडवेंचर हुआ है जिसने पाकिस्तान को अपसाइड डाउन कर दिया है, यही तो सारी बात है। आज आप जितनी रिपोर्ट्स उठाकर देख लें, जितने इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट पढ़ लें जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को राइट ट्रैक पर कहते थे, आज वो ये बता रहे हैं कि ये मुल्क दिवालिया होने लगा है। यही तो क्रेडिट स्वैप डिफॉल्ट रेटिंग है जो ये बता रही है कि पाकिस्तान को, जो ये कहते थे ये जो तजर्बाकार और बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर इन्होंने लाना था और इस मुल्क की तकदीर बदलनी थी, तो जिन्होंने इसको एशियन टाइगर बनाना था वो तो इसको लोएस्ट इन द साउथ एशिया लेकर आए हैं। आप ये देख लें कि जिन्होंने लेकर आना था डॉलर का रेट 200 से नीचे, आज 223 के ऊपर ओपन मार्केट के अंदर मिल रहा है। स्टॉक एक्सचेंज की जो हालात है, रिजर्व के जो हालात है, आलिया साहबा, ये तमाम इंडिकेटर्स अपनी जगह पर मौजूद। मुझे ये बताइए कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब सियासी तातुल तोड़ने में नाकाम हुए हैं। आप समझती हैं कि हकीकी आज़ादी मार्च के नतीजे में आपका जो कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा है वो पूरा होता दिखाई दे रहा है, या मज़ीद इससे सियासी महाजराई बढ़ेगी? देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि सियासी महाज आराई तो बढ़ रही है,
वो आपके सामने है, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, आपने ये देखा है कि मुल्क के सबसे बड़े अवामी लीडर, सबसे बड़ी जो पार्टी है उसके चेयरमैन को गोलियां लगी, और जिस तरह से उसके ऊपर सियासत की गई, यहां तक वजीर दाखिला ने कहा कि जी अगर ये गोलियां सही साबित हो गई तो मैं रिजाइन कर दूंगा। और आपने ये देखा है कि कल इमरान खान साहब को सिर्फ अपनी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए एक वीडियो रिलीज करनी पड़ी। तो जहां मुल्क में ये हालात हो जाए, कल भी बात की थी कि यहाँ पर पाकिस्तान में हमेशा ऐसा ही होता है कि अगर आप साथ ज्यादती हुई तो आपको प्रूफ करना पड़ता है। हम इस पर ऑलरेडी कल प्रोग्राम में बात कर चुके हैं। ये बताइएगा, ये लॉन्ग मार्च जो इस वक्त सुस्त रवि का शिकार है, इसकी मंजिल क्या है और प्लान क्या है? सिर्फ इस्लामाबाद या रावलपिंडी पहुंचकर आप लोगों ने जलसा करना है, धरना देना है? व्हाट्स द स्ट्रैटेजी? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपकी बात को एक लाइन में मैं कंप्लीट कर दूं। ये बिल्कुल सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है कि अरशद शरीफ साहब को मरना पड़ा अपने जो लाइफ थ्रेट्स थे उनको प्रूफ करने के लिए, और इमरान खान साहब को अपनी गोलियां दिखानी पड़ी ये प्रूफ करने के लिए कि उनको गोलियां लगी हैं। लेकिन कोई ऐसा डिमांड हम कर सकते हैं शरीफ फैमिली से भी? हम ये कह सकते हैं कि नवाज शरीफ भी जरा अपनी प्लेटलेट्स काउंट तो हमें चेक कराएं, जो जब ये हेथ्रो एयरपोर्ट पर उतरे थे तो उस वक्त उनका क्या था, या मरियम बीबी ने जो अपनी छोटी सी सर्जरी कराई है जो पाकिस्तान में नहीं करा सकती थी, जरा उसके डॉक्यूमेंट्स भी वो करेंगे। सियासत इलाज पे नहीं होनी चाहिए, सियासत इन चीजों पर नहीं होनी चाहिए, सियासत को इतना पोल्यूटेड नहीं करना चाहिए। दूसरा, आपने पूछा कि हमारी मंजिल जी रावलपिंडी है, और अब ये एक किस्म की आप ये जिससे कह लें हमारी तो इलेक्शन कैंपेन चल रही है, लश्कर हमारे मार्च कर रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर, कहीं जीटी रोड के अंदर, और कहीं आपने देखा है कि अब फैसलाबाद से चिन्योट तक हमारा मार्च पहुंच चुका है, वहां से पेशावर से, यहाँ से सवात से और केपीके से 3 काफले, हमारे सबकी मंजिल रावलपिंडी। आलिया साहबा, मुझे ये बताइए, पहले आपका पड़ाव था इस्लामाबाद, अब आप पिंडी आना चाह रहे हैं, पिंडी पड़ाव क्या होगा? और क्या पिंडी में आप नए आर्मी चीफ की तैनाती की वजह से अपने मुतालबा पूरा करने के लिए वहां पर पावर शो करना चाहते हैं, या फिर राना सनाउल्लाह के खौफ की वजह से इस्लामाबाद इंटर नहीं हो रहे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपको पता है आर्मी चीफ की तैनाती हमारा प्रॉब्लम है ही नहीं, ये जिस मर्जी को लेकर आए, और आपको पता है कि इनके साथ जो होना है उसके बाद भी वो भी नविश्ता दीवार है। इसीलिए मैं आपको बता दूं, मतलब बातें चल रही हैं, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, वजीर आजम है मुल्क के, अल्लाह उनको जल्द सेहतियाब करे, लेकिन सारे ये कह रहे हैं कि उन्हें 2 हफ्ते का क्वारंटीन करने का कहा गया इस अहम तैनाती पे जो है, ताकि इससे जरा वो दूर। अली साहबा, यही तो एक पॉइंट है कि हम इसी पे तो कल बात कर रहे थे कि ऐसा क्यों होता है, किसी को कुछ हो जाए तो उसको प्रूफ क्यों करना पड़ता है? नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं है, मैंने तो कहा है जो खबरें चल रही हैं, मैं तो उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ कर रही हूँ। हमें तो ये हमारी तरबियत नहीं है कि हम ये कहें कि जी किसी को 2 गोलियां नहीं लगी हैं, 4 गोलियां लगी हैं, 4 नहीं लगी हैं, 1 लगी है, 1 नहीं लगी। आर्मी चीफ की तैनाती की बात इसलिए की, आज भी बिलावल भुट्टो साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि इमरान खान की सियासत आर्मी चीफ के गिर्द घूमती है, इसलिए तो मैं ये मुसलसल आपसे बात करना चाहती जी, मैं इसी पर बात करना चाह रही थी। मुझे ये बता दें, देखें इमरान खान को इस पे कंट्रोवर्शियल किया जाता है, जरा मैं 4-5 स्टेटमेंट सुना दूं। मरियम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट सुन लें, जिसमें वो सबसे पहले ये शुरू करती है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इन खसूसियात का हामिल होना चाहिए और इस बंदे को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं होना चाहिए। तो पहले कंट्रोवर्शियल किसने किया? उसके बाद खुरम दस्तगीर साहब की तरफ आ जाए, जो एक प्रोग्राम में बैठकर कहते हैं कि जी हमें ये बताया गया था कि अगर ये बंदा आर्मी चीफ आ गया तो अगले 10 साल इमरान खान साहब के और आप लोग जेलों में सड़ोगे। उसके बाद जावेद लतीफ साहब की स्टेटमेंट हमारे सामने है, उसके बाद साद रफीक साहब की स्टेटमेंट हमारे सामने है कि अगर हमें इलेक्शन में पहले आप लोग हुकूमत में धकेलते हैं, बाद में आप हमें इलेक्शन में धकेलते हैं। और बार बार इनके कैंप से ऐसी ही स्टेटमेंट्स आती हैं, चाहे आप ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट ले लें या राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट ले लें कि कल से वो जो एक्सटेंशन को भी मुतनाज़ा कर रहे हैं, फिर कहीं से आ रहे कि जी सीनियर मोस्ट जनरल को आना चाहिए, और फिर से हमने ये सुना है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर भी उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं। ये हमारे प्रॉब्लम्स नहीं है, ये प्रॉब्लम उन लोगं के लिए जिन्हें NRO 2 चाहिए, जिन्हें अपने करप्शन केसेस बचाने हो, जिन्होंने आल बचाओ माल बचाओ करना हो। हमारे लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। आप नहीं समझती कि हमारे यहाँ जमहूरियत इसीलिए फलती फूलती नहीं कि हम एक दूसरे को इक़्तिदार से हटाने के लिए या इक़्तिदार में आने के लिए खुद फौज का दरवाजा नॉक करते हैं?
देखिए, मैं सिर्फ इतना बता दूं कि अगर किसी की जो है ना दो पार्टीज की प्रोफाइल अगर आप चेक करें तो हमारी पार्टी की प्रोफाइल ये है कि इमरान खान साहब को ये तो जरूर कहा जाता है लाडला है। इमरान खान साहब के बारे में कई लोगों ने ये कहा जी फलां इनकी एटीएम थी, फलां ने इनको सिलेक्ट किया। अब आप मुझे बता दें, क्या 17 जुलाई में सारी रियासत हमारे अगेंस्ट नहीं थी? क्या 16 अक्टूबर को पूरी रियासत हमारे अगेंस्ट नहीं थी? और अगर हमें 26 साल मेहनत करके इक़्तिदार मिला है, जबकि दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि कोई किसी के छत के ऊपर सरिया डाल रहा था, उसके बाद कोई वेटर की टोपी पहने हुए था, लेकिन पौने 4 बरस तो आप भी यही कहते रहे कि हुकूमत और फौज जो है, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सेम पेज पर है। देखिए, मैं थोड़ी सी ये जरा मैं बात कंप्लीट कर लूं, फिर मैं इस तरफ भी आ जाती हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहती, फिर हम ही ये सुनते रहे कि 2013 में बुर्का पहन के ये लोग मीटिंग्स करते रहे, फिर हम ही ये सुनते रहे कि जी इनकी तो कैबिनेट भी फाइनल हो चुकी थी 2018 के इलेक्शन से पहले, और अभी ये जो डिग्गी में सवार होकर मुलाकातें करने जाते हैं। तो बात सिर्फ इतनी है कि ये वो लोग हैं जो ढील भी लेते हैं, ढील भी लेते हैं, NRO 2 भी लेने की कोशिश करते हैं। जब ये हुकूमत से बाहर होते हैं तो मिन्नतें तरले करते हैं, जब ये हुकूमतों में होते हैं तो ये गले पकड़ते हैं। जो आप ये देख रहे हैं कि अभी से चीफ के गले पकड़ना शुरू कर दिए हैं इन लोगों ने, हमारी ये रवायात नहीं है। लेकिन खान साहब भी तो कहते हैं कि मुझे इनके साथ के ऊपर जितने इल्जाम लगे, आलिया साहिबा, खान साहब भी तो ये कहते हैं कि मुझे इन चोरों के साथ नहीं बैठना, मैं जो हैंडलर्स हैं जिनके साथ बात करनी है मैं उनसे ही बात करूंगा। जी, अब मैं इसी तरफ आ रही हूँ कि जो इन्होंने इल्जाम लगाए वक्त में प्रूफ किए कि वो गलत थे। खान साहब के ऊपर एक एक लगा और सिलेक्टेड से लेकर किसी की कोई उनकी एटीएम थी, किसी ने उनकी मदद की। अब इस बात पर आप आ जाए, देखिए मेरी एक बात सुने। अब वही वाली तो बात है ना, जब मैं वो बात करूंगी अच्छा नहीं लगता। आप ये देखें, ऑफ टू लंदन का एक ट्वीट होता है, उसके बाद एक फोन कॉल आती है और फोन कॉल के बाद फिर 2 दिन वहां रुक कर बड़े भाई जी को मनाया जाता है। उसके बाद यहाँ आते ही कोरोना की बात की जाती है और कहा जा रहा है कि जी 29 नवंबर से पहले तो वो क्वारंटीन हो जाएंगे। तो आप सिर्फ मुझे ये बता दें, क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो किसी के मदद के बगैर इक़्तिदार में नहीं आ सकते, जो किसी से मुलाकात करने के लिए इतनी उनकी हिम्मत नहीं है कि वो डिग्गी से बाहर निकलकर सीट पर ही बैठकर जा सकें, जो एक अपने मुल्क का फैसला करने के लिए 5 ट्रिप लगाता है लंदन के, क्या उनके साथ बैठकर हमें अर्ली इलेक्शन की बात करनी चाहिए? तो हमें उन्हीं के साथ करनी चाहिए ना जो उनके सहूलतकार हैं, हमें उन्हीं के साथ करनी चाहिए ना जो इस मुल्क के फैसला साज हैं। देखें, ये एक ओपन रियलिटी है, बिटर रियलिटी है, बट इट्स अ रियलिटी कि इस मुल्क में जो ये फैसले हैं वो कहीं और से होते हैं। हम चाहते हैं, हम ये नहीं कह रहे हम बार बार हम सिविलियन सुपरमेसी की बात से ज्यादा हम ये चाहते हैं कि ऐसे टर्म्स के ऊपर बात होनी चाहिए कि जहां पर हुकूमत के एक मातहत इदारा उसकी मदद जरूर करे, लेकिन ये जो जोड़ तोड़ है, लोगों को लाना 3.5 साल के बाद मिस एडवेंचर्स करना, ये ना हो इस मुल्क। ठीक है, पॉइंट टेकन।